तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये जो क्लासिफिकेशन है हम कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर। तो इसमें लिखेंगे सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर। एंड एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर में हीट एंड वर्क दोनों आ जाए। तो तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम। किसको बोलेंगे? हाँ, ये हमारा सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में जहां पर क्या होगा कि इस सिस्टम के अंदर हीट जा सकता है, इस सिस्टम से हीट बाहर निकल सकता है, बट कोई मास इनपुट नहीं होगा और कोई मास आउटपुट नहीं। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? वेरी गुड, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जहां पर कोई बॉल नहीं है। हाँ, रेफ्रिजरेटर देखते हैं, ये हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर कंबसन हो रहा है, कोई बॉल नहीं है, तो यहां से वर्क ट्रांसफर होगा, कंबसन होगा तो इसका क्या होगा? एक्सपांसन होगा, तो वर्क इंट्रैक्शन हो सकता है। यहां पर हीट जो है वो भी सराउंडिंग में जा सकती है, बट इसके अंदर जो भी मास है उसका ट्रांसफर नहीं होगा। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट बॉल। अगर बॉल होगा तो, और बॉल तो होता ही है, अगर हम मास का एंटर कराएंगे और मास बाहर भी निकलेगा, तो वो आपका क्लोज सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट बॉल आपका क्लोज सिस्टम। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। In this system, there is permission of, in this system, there is permission of energy transfer, but there is no permission of, but there is no permission of किसकी परमिशन नहीं होगी? मास ट्रांसफर।
और क्या एग्जांपल हो सकता है? प्रेशर कुकर हो सकता है, विसल, तो भी वहां पर हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट का इंट्रेक्शन हो रहा है, हीट जा रही है ना, और मास, उसका अंदर का जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर कुकर विदाउट विसल, उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक क्लोज सिस्टम। डायग्राम आपने बनाया, बाद में इसके एग्जांपल लिखवाऊंगा। हाँ, रेफ्रिजरेटर, पावर प्लांट, एक पूरा एक थर्मल पावर प्लांट आपका क्लोज सिस्टम होगा, क्योंकि वहां पर एनर्जी का इंट्रेक्शन हो रहा है, बट जितना स्टीम जा रहा है वापस वो कंडेंस होके वापस बॉयलर में आ रहा है। वेरी, रेफ्रिजरेटर बिल्कुल होगा कि वहां पर जितना आप रेफ्रिजरेंट है वो घूम फिर के वापस इवोपरेटर में आ रहा है। तो मास का कोई इंट्रेक्शन नहीं हो रहा, एनर्जी का हो रहा है। ये इवोपरेटर क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है और कंडेंस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। हम वहां पर वर्क कर रहे हैं कंप्रेसर के ऊपर। तो एक रेफ्रिजरेटर पूरा जो होगा वो भी आपका क्लोज सिस्टम होगा। जैसे आप साइकिल पढ़ते हो ना, क्लोज साइकिल, ओपन साइकिल, तो क्लोज साइकिल का मतलब ही वही है कि वहां पर कोई अलग से कोई फ्लूइड को हम एंटर नहीं कराएंगे और फ्लूइड को वापस कोई बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, जितने भी क्लोज साइकिल होंगे वो एक क्लोज सिस्टम बिहेव करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपन सिस्टम, किसको बोलेंगे ओपन सिस्टम? जहां पर मास देखिए मेरी बात सुनिए, हमने मास और हीट ट्रांसफर के बेसिस पर यहां पर इसको क्लासिफाई किया। तो जहां पर मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। जहां पर मास ट्रांसफर हो रहा है और हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, ओपन सिस्टम। जहां पर दोनों नहीं हो रहे वो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं जहां पर मास ट्रांसफर हो रहा है और हीट ट्रांसफर नहीं हो? ये भी तो कॉम्बिनेशन बनेगा। ये कॉम्बिनेशन ये भी तो बनेगा कि मास ट्रांसफर हो रहा है बट हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्यों? वेरी गुड, कि एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। सिस्टम का अगर मास होगा तो ही उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। तो अगर मास का ट्रांसफर हो रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी का भी इंट्रेक्शन होगा। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। ठीक है, चलिए तो ओपन सिस्टम की हम बात करें तो वहां पर मास का इंट्रेक्शन भी पॉसिबल है और हीट का इंट्रेक्शन भी पॉसिबल है। लिखेंगे डेफिनेशन, in this system, in this system there is permission of, there is permission of mass as well as mass as well as energy transfer. मास एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर। तो मास का इंट्रेक्शन भी हो सकता है और एनर्जी का भी इंट्रेक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वॉल, बिल्कुल सही है। टरबाइन हो गया, नोजल हो गया, पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, सारे ओपन फ्लो सिस्टम होते हैं, आपके ओपन सिस्टम होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो ओपन सिस्टम होता है, इधर सुनिएगा बेटा, यहां पर मास का इंट्रेक्शन हो रहा है। तो सपोज ये हमारा एक सिस्टम है,
अच्छा, मास अपने आप बढ़ सकता है घट सकता है क्या? किसी भी सिस्टम का मास बढ़ सकता है घट सकता है क्या? नहीं। हमेशा मास जो रहेगा कंजर्व रहेगा, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम बात करें, सपोज ये एक हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में यहां पर ये इनपुट है, यहां से मास एंटर हो रहा है और यहां से मास बाहर निकल रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है जितना मास एंटर होगा इज इक्वल टू जितना मास एग्जिट होगा, और इफ देर इज चेंज इन मास ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dm ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू dt, ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पर मास एंटर कर रहा है और कुछ मास साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, बाहर भी निकल रहा है। और मे भी हो सकता है कि यहां पर इस सिस्टम का मास टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो ओपन सिस्टम होता है, ये चीज बनाई क्या आपने, डायग्राम बनाया क्या? हाँ। तो ये जो ओपन सिस्टम होता है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओपन सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम एंड अनस्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम। ओके, इसको मिटा दूं। हाँ। ओपन सिस्टम जो होता है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। स्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम एंड अनस्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम। क्या मतलब होगा स्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम का? जहां पर जिस सिस्टम में जितना मास एंटर कर रहा है उतना बाहर निकल रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग के मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो स्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल जाएंगे आपके कौन कौन से? जैसे कि नोजल है, तो नोजल में जितना मास एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा। कंप्रेसर में जितनी एयर एंटर करेगी उतनी बाहर निकलेगी। पंप में जितना वाटर एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा। टरबाइन में जितना वाटर एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा। तो ये सारे सिस्टम के हो गए ओपन सिस्टम, स्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम। यहां पर क्या होगा कि dm ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय dt जीरो हो जाएगा। इन दिस केस dm ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बिकम्स जीरो। तो जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास बाहर निकलेगा। टाइम के अकॉर्डिंग सिस्टम मास चेंज नहीं होता। अच्छा, इज इट टाइम के अकॉर्डिंग सिस्टम का मास चेंज हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है, एग्जांपल बताइए। टाइम के अकॉर्डिंग सिस्टम का मास चेंज हो, इज इट पॉसिबल? जितना मास एंटर नहीं करेगा, जितना मास एंटर करेगा उतना बाहर नहीं निकलेगा, तो डेफिनेटली सिस्टम के मास में चेंज आएगा। एग्जाम्पल बताइए ना, ऐसा कहां पर ऑब्जर्व किया आपने? वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिलेंडर आपका घर में जो सिलेंडर लगा है किचन में, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो वो एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। वहां पर वो जो वॉल है उससे आपका हीट का इंट्रेक्शन भी होगा, हीट का इंट्रेक्शन भी होगा और गैस बाहर निकलेगी बाहर, तो गैस बाहर निकलेगी तो मास बाहर निकल रहा है।
तो मास का इंटरेक्शन भी हो रहा है और हीट का इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो दैट विल बी ए ओपन सिस्टम। अब वो ओपन सिस्टम कैसा है, स्टडी या अनस्टडी? अनस्टडी। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर इंटर तो कुछ नहीं कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इंटर कुछ नहीं, देखिए स्टडी सिस्टम वो होगा जितना इंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, जितना इंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा। अब यहां पर अगर मैं गैस सिलेंडर की बात करता हूं, तो गैस सिलेंडर जब खाली हो रहा होगा तो उस टाइम पे इंटर तो कुछ नहीं कर रहा, उससे बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। और सिस्टम सिलेंडर के मास में क्या चेंज आएगा, यहां पर मास क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा ना। तो वो एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, अनस्टेडी ओपन सिस्टम का। सिमिलरली सिलेंडर को हम फिल कर रहे हैं, सिलेंडर को हम कर रहे हैं, ये हमारा एक सिलेंडर है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है गैस लाइन से। अभी इसमें मास कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने यहां पर गैस को एंटर कराना स्टार्ट किया, तो यहां पर इसमें मास जो है क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब फिलिंग होगी तो सिस्टम का मास जो है टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो डीएम सिस्टम जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मे बी ए पॉजिटिव, इट मे बी ए नेगेटिव। जब यहां पर गैस इंटर करेगी तो डीएम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब गैस बाहर निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं। सपोज ये सिलेंडर पूरा खाली, इसे इंसुलेटेड, ये सिलेंडर जो है क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है। इंसुलेटेड मतलब कोई हीट का इंट्रेक्शन नहीं होगा। मैंने यहां पर इसको एक गैस लाइन से अटैच कर दिया, और गैस का जिस लाइन से मैंने अटैच किया उसका टेम्परेचर है T1, इंटरनल एनर्जी होगी उसकी कुछ U1, प्रेशर होगा उसका कुछ P1। तो ये खाली है, मैंने इसका वॉल को ओपन कर दिया। तो जब गैस इसमें इंटर होगी तो पहली बात तो कब तक इसके अंदर, जब तक प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके अंदर, इस टैंक के अंदर का प्रेशर क्या होगा, तो डेफिनेटली प्रेशर जो होगा वो इनिशियल पाइपलाइन का जो प्रेशर था वही, जो गैस का प्रेशर था वही होगा। कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? अच्छा, इसके अंदर टेम्परेचर कितना होगा, इसके अंदर टेम्परेचर कितना होगा, क्या वही रहेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? देखेंगे इसको जानने के लिए। आपको अभी 2 3 4 लेक्चर के बाद आएगा इसका कॉन्सेप्ट, ओके। तो कम तो नहीं होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, इसको फिल करने के लिए वर्क डन कर रहे हैं। तो दैट वर्क डन कहां जाएगा, टेम्परेचर के फॉर्म में उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दो। तो डायरेक्टली भी आप, हाँ, अरे बेटा बढ़ेगा, और वो भी मैं बता दूं कितना बढ़ेगा, T2 इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ T1। हाँ, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपका इनिशियल
और फाइनल पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी सेम होगी, और इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो रहेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट इट इज नॉट ए थ्रोटलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये थ्रोटलिंग प्रोसेस नहीं हो। क्लियर है? थ्रोटलिंग प्रोसेस में डेफिनेटली टेम्परेचर जो होगा, और थ्रोटलिंग प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो होगा बिल्कुल सेम होगा, बट दैट विल बी ए नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस। वहां पर बीच में जो होगा आपको चेंज मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, वो डिपेंड करेगा। बट यहां पर ये थ्रोटलिंग प्रोसेस नहीं, ये कोई थ्रोटलिंग प्रोसेस नहीं होगी। यहां पर हम क्या करें, इसकी फिलिंग करें। ये एक ओपन फ्लो सिस्टम हो गया आपका, अनस्टेडी फ्लो सिस्टम हो गया, और यहां पर इसके प्रॉब्लम हम करेंगे ना अभी तो। ठीक है, कुछ भी नहीं बेटा। एक्सपांसन का फ्री एक्सपांसन वर्क का मतलब क्या होता है, यहां पर वैक्यूम और इसको खोलते, यहां पर ये वॉल के अगेंस्ट ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। यहां पर इसको फिल करने के लिए इसमें आपका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है कि नहीं। फ्री एक्सपांसन तो ये आपको थप्पड़ लगा क्या, ये हो गया फ्री एक्सपांसन। यहां पर इसको फ्री एक्सपांसन थोड़ी बोलेंगे, इसके अगेंस्ट हाँ, एयर नहीं है ना उसके अंदर, खाली है वो। एयर अगर होती है तो एयर को हम फिल कर रहे हैं ना, तो भराता ही नहीं, खाली है वो। के इनिशियली एक दो मॉलिक्यूल भी आएंगे, कब, क्या एक दो मॉलिक्यूल में भर जाएगा क्या वो। फ्री एक्सपांसन मतलब आगे तक पूरा क्या है आपका, एक इंस्टेंट होता है फ्री एक्सपांसन, पूरा वैक्यूम है, ये इवेक्यूएटेड है, इसमें कोई मास नहीं है इसका, तो इट इज नॉट ए फ्री एक्सपांसन। ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया, उसको रेस्ट्रिक्ट किया है। हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया है ना। यहां पर, यहां से कंटेनर की बॉल इधर थोड़ी निकल जाएगी, इसको आपने रेस्ट्रिक्ट किया है ना। तो रेस्ट्रिक्ट किया तो यहां पर तो वर्क डन तो करना पड़ेगा ना इसके ऊपर। ये बॉल आ रही है, एक हो सकते हैं हम उसको, एक रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, कंस्टेंट आ रहा है, तो कंस्टेंट आ रहा है तो डेफिनेटली वर्क डन तो करना पड़ेगा। और हम आगे भी देखेंगे, और टेम्परेचर डेफिनेटली क्या हो जाता है इसका, बढ़ जाता है, ये बहुत आगे की बात आ गई। और टेम्परेचर जो होता है ये भी आप याद रख सकते हो, डाई के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कितना टेम्परेचर हो जाएगा, इट इज T2 इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ T। ठीक है, चलिए, तो ओपन सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो ये दो तरह के सिस्टम हो जाएंगे, स्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम एंड अनस्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम। अनस्टेडी ओपन सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम का जो मास होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लिया गया, ये करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। थ्रोटलिंग प्रोसेस में प्रेशर आपका रिड्यूस होगा, क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो यहां पर तो एट द एंड द प्रेशर इज सेम, द एंड द प्रेशर विल बी सेम, तो इट इज नॉट ए थ्रोटलिंग। एक्सपांसन, फ्री एक्सपांसन में कोई आपकी कंस्टेंट नहीं होता है, but the constraint is also not a free expansion। ठीक है, तो स्टडी ओपन फ्लो सिस्टम के एग्जांपल आप लिख लें यहां पर। पंप हो गया आपका, आवाज नहीं, टरबाइन हो गया, नोजल हो गया। और अनस्टेडी फ्लो सिस्टम के एग्जांपल आप लिख सकते हो, फिलिंग ऑफ टैंक, डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक, फिलिंग ऑफ टैंक एज वेल एज डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक।
मास इनलेट और मास एग्जिट सेम होगा तो सिस्टम का जो मास होगा वो तो कांस्टेंट होगा, वो चेंज थोड़ी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। कंजर्वेशन ऑफ मास यूनिवर्सली ट्रू है, उसमें कैसे कुछ चेंज आ सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड, किसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम? जहां पर कुछ भी ना हो, हीट का इंटरेक्शन हो ना ही मास का इंटरेक्शन। तो लिखेंगे इसमें डेफिनेशन, इन दिस सिस्टम, in this system there is no permission of in this system, आवाज नहीं बेटा, in this system there is no permission of heat and mass interaction. एग्जाम्पल तो आप जानते होंगे, थर्मस फ्लास्क, हाँ, यूनिवर्स, बिल्कुल। आप अंदाजा कर सकते हो कि अगर आप 24 घंटे से ज्यादा रखोगे, 1 महीने तक रखोगे, तो डेफिनेटली जहां पर वर्ड यूज करते हैं इंसुलेटेड थर्मस। तो इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क को हम मान के चलते हैं, इंसुलेटेड वर्ड हमने बोल दिया तो कोई हीट का इंट्रैक्शन नहीं। तो यहां पर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखाएगा कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ये आइसोलेटेड होगा, उसके बाद में हम क्लोज सिस्टम बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। वहां पर इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क या थर्मस फ्लास्क भी अगर आपका लिखा है तो दैट विल कंसिडर एज ए आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स से कोई मास का इंट्रैक्शन नहीं होगा, कोई एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं होगा, कोई एनर्जी आपकी बाहर नहीं जाएगी, कोई एनर्जी मास आपका अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं सिंपली, इसको मिटा दूं ना, एक कप ऑफ टी, टी रखी हुई है कप में, ठीक है। तो वो कैसा सिस्टम कहलाएगा आपका? चाय रखिए कप में, हाँ, पी सकते हैं, पीना नहीं है उसको। तो क्लोज सिस्टम होगा या ओपन होगा? देखिए, अगर आपने नहीं सुनिए उसका, अगर आपने कप को खुला रखा है तो दैट विल कंसिडर एज ए ओपन सिस्टम, क्योंकि चाय उड़ भी सकती है, उड़ भी सकती है, उड़ती भी है धीरे धीरे, ठीक है। और अगर आपने उसको ढक के रखा है तो दैट विल कंसिडर एज ए क्लोज सिस्टम। ये चीज ध्यान रखेंगे। और अगर पी गए तो वो सिस्टम ही नहीं बचेगा। एक ऐसे आवाज नहीं,
पहले समझ लीजिए किस तरह का बनाना है टेबल। इसमें सिस्टम क्या आइसोलेटेड, क्लोज सिस्टम को स्पेशल केस ऑफ, हाँ बोल सकते हैं जहां पर कोई अपना हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। मास का तो आपका हो गई नहीं दोनों में, हीट का भी अगर नहीं हो रहा है तो इसी को बोल सकते हैं सिस्टम। अगर हम बात करें यहां पर मास इंटरेक्शन एज वेल एज हीट इंटरेक्शन, तो सबसे पहले हमने बात करी थी ओपन सिस्टम की बात, नहीं क्लोज की बात करी थी ना आपने, क्लोज सिस्टम। तो यहां पर क्लोज सिस्टम में मास का इंटरेक्शन नहीं होगा और हीट का इंटरेक्शन होगा। एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। यहां पर एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट पोल। ओपन सिस्टम में अच्छा बैटरी किसका एग्जाम्पल होगी? बैटरी, बैटरी का मास कम होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, बट एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, उसको चार्ज करते हैं और क्या होती है वो डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। इसी क्लोज कंटेनर को हम हीट कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो ए क्लोज सिस्टम। बॉयलर, बॉयलर क्या होगा? बॉयलर में मास एंटर करते हैं हम वाटर और स्टीम बाहर निकलती है तो मास का इंटरेक्शन होगा, हीट हम इनपुट देते हैं। ठीक है, तो बॉयलर जो होगा आपका ओपन सिस्टम। तो अभी तक हमने देखा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है आपका रीजन जहां पर हमारी स्टडी को फोकस करते हैं। सराउंडिंग, सिस्टम के बाहर का जो भी पोर्शन होगा उसको सराउंडिंग बोलेंगे। इन दोनों को जो सेपरेट करेगा दैट विल एज ए बाउंड्री, और बाउंड्री में भी रियल, इमेजनरी, फिक्स और भी हो सकती है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ सिस्टम की हमने बात करी। तीन तरह के सिस्टम होते हैं आपके। ओपन, जहां पर मास का सॉरी
क्लोज सिस्टम जहां पर कोई मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। ओपन सिस्टम जहां पर दोनों का इंटरेक्शन पॉसिबल है, और आइसोलेटेड सिस्टम जहां पर दोनों का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। क्या होता है प्रॉपर्टी? एक पॉइंट फंक्शन होता है जिसको वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम इसको बोल सकते हैं सिस्टम की कंडीशन जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे। आपका भी सही है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमको डिफाइन करना है सिस्टम को, तो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक हमको डिफाइन करना पड़ेंगे। वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे दैट विल कंसिडर एज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि आप देखते हो टेम्परेचर है, किसी पानी है, पानी का कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ प्रेशर होगा, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे कि आप है तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो आप बोल सकते हो कि ये एक सिस्टम है तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी ना, कि ये इतने घंटे सोते हैं, इतना खाते हैं, ठीक है, इतना पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गए? इसके मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। आपने प्रॉपर्टी आपने और भी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, सोम में भी पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सिंपली हम बोल सकते हैं कि बिहेवियर, जिससे हमको उस सिस्टम की कंडीशन पता चले, तो वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर्टी। तो अब यहां पर अगर हम बात करें सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तो प्रॉपर्टी में आपका उसकी टेम्परेचर हो गया, वो प्रॉपर्टी होगी, प्रेशर, डेंसिटी, एनर्जी, ये सारी क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होगा सिस्टम का, दैट विल कंसिडर एज ए प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट विल बी ए इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि मास पे डिपेंड करती है, और जो मास पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी हम उसको बोलते हैं। मास पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी जैसे कि हो गया आपका एनर्जी, हो गई आपकी। जितनी भी एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी आप ले लीजिए सिस्टम की, ऑल आर डिपेंड्स ऑन मास। तो वो आपकी प्रॉपर्टी होगी कौन सी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम मास पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। एरिया मास पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंड ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि मास एंड, जैसे कि प्रेशर हो, बिस्कुट, चलिए। तो आप लोग को तो ये पता है, फिर आगे बढ़े। सबको पता है क्या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी सन, थर्मल कंडक्टिविटी, इंटेंसिव, मास डिपेंड नहीं करेगी। तो मैग्नेटाइजेशन, चलिए मतलब कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है अभी, तो लिखना तो पड़ेगा। चलिए लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। आप तो बहुत होशियार हो यार। चलिए, अपने को लिखना है ना, कोई एनी
measurable characteristic of system, any measurable of system is known as properties of the system. Properties of the system, comma, property can be classified as extensive property and intensive properties. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है. डेफिनेशन लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की. The property of system which depends on size or mass of the system size or mass of the system. For example, वॉल्यूम. एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V1 है. इस कंटेनर के हमने दो पार्ट कर दिए. बराबर पार्ट इसके करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा इसका कितना हो जाएगा, आधा आधा. तो इसका जो वॉल्यूम होगा इज V1/2 एंड इट इज ऑल्सो V1/2. इसका टोटल वॉल्यूम सपोज हमारा था 10 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा 5 मीटर क्यूब और ये 5. तो साइज पर डिपेंड कर रहा है. देख लीजिए, पहले साइज थी कंटेनर की, अब ये आधी हो गई तो वॉल्यूम साइज पे डिपेंड करेगा. यहां पर अगर हम बात करें, इसके अंदर हम कोई लिक्विड कर देते हैं तो पूरा भरा हुआ तो उसका एक पर्टिकुलर मास होगा. मास सपोज उसका 10 kg है, उसको दो कंटेनर में हम डिवाइड कर देते हैं. मास दो का क्या होगा, अलग हो जाएगा. अलग हो जाएगा. यहां पर वो डिपेंड कर रहा है किस पर, मास पर भी. तो यहां पर ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी, सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो होती है ½ mv².
सपोज एक कार है हमारे पास, वो एक v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, और इसका एक पर्टिकुलर मास है कैपिटल M, छोटी गाड़ी है नैनो, हाँ ये फॉर्च्यूनर हो गई, ये नैनो हो गई, इसका मास क्या है, कम है, वेलोसिटी जो है उसकी वही वही है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी अलग अलग होगी। ये किस पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड, तो मास पे डिपेंड करेगी तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्या बन जाएगी आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका मास अगर कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ स्मॉल mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, वो डिपेंड करेगी इसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जितनी भी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो सारी आपकी रहेगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी हम देखेंगे आगे, एंट्रोपी का भी रिलेशन उस पर डिपेंड करेगा, टोटल एंट्रोपी। एंथैल्पी भी आपका, एंथैल्पी भी एक तरह से क्या है, एनर्जी है ना, तो वो भी आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मास पर। तो इसके नीचे लिखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी all types of energy is extensive property. All types of energy are extensive property. क्या, हाँ डायग्राम बनाइए ना ये तो। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी यहां पर लिख लेंगे। ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ये भी डिपेंड करती है मास, ठीक है। अब देखते हो कैपेसिटर जो होता है, बड़ी साइज का जो कैपेसिटर रहेगा उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, छोटी साइज का जो कैपेसिटर रहेगा उसकी कैपेसिटी कम रहेगी। तो मैग्नेटाइजेशन एंड ये भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इंटेंसिव। ये नाम के साथ आपको ये नाम भी याद रखना, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम। नोट कर लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which does not depends on, which does not depends on size or mass of the system, is or mass of the system।
एग्जाम्पल, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेस टेंशन। हाँ बिल्कुल होगा आपका, ये कोई मास डिपेंड नहीं करता है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, इसके अलावा जितनी भी स्पेसिफिक होती है, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, दे आर ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक, हाँ, पर यूनिट मास। तो इसके नीचे लिखेंगे ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब पर यूनिट मास। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अगर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम, हाँ, क्या होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम पर यूनिट मास, इसको डिनोट अपन स्मॉल बी से। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी? वॉल्यूम क्यू यूनिट मीटर क्यूब पर केजी। तो पहले ही हम ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं पर केजी देख, तो पर केजी यहां पर 1 केजी के लिए, तो अब 1 केजी के लिए तो वो तो हमेशा फिक्स ही होगा ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास जब आपने फिक्स कर ही दिया है, यहां पर मास आपने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है, तो वो जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो इंटेंसिव हो जाएगी। इसी तरह से एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्मॉल एस से हम डिनोट करेंगे। क्या यूनिट होती है एंथैल्पी की? एंथैल्पी क्या है? एक तरह से एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट जूल, किलो जूल, तो किलो जूल पर स्पेस इंटरनल, वो भी हो जाएगा आपका। तो जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी जो का क्या होगा? इंटेंसिव। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसी प्रॉपर्टी है? मास पे डिपेंड नहीं करेगा तो किस पे करेगा? तो मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे ये सुनो, साइज अगर कम कर दी, इस पेन की साइज अगर मैं कम कर दूंगा, इसका मास अभी 10 ग्राम, इस पेन की साइज कम कर दूंगा तो मास कम होगा कि नहीं होगा? रहेगा ना। तो ये मास कम हो जाएगा, मास चेंज हो रहा है, मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करिए? साइज पे डिपेंड करिए। तो साइज पे डिपेंड करिए तो इट विल बी ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम का तो आपको बताया है, इसको अगर 2 पार्ट में कट कर दूंगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव का रेशियो में था इंटेंसिव। यहां पर भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। मास एक्सटेंसिव। एंथैल्पी
एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो रहेगा हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगा। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, एग्जांपल लेके सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, अब डेंसिटी तो फिक्स होगी ना, चाहे वो मास आपका कितना भी हो। यहां पर इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर 20 केजी मास है, इसका वॉल्यूम सपोज आपका, वॉल्यूम हमने बोल दिया है कि 1 मीटर क्यूब है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर डेंसिटी कितनी आएगी 20 केजी पर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसको, तो वॉल्यूम जो है आधा आधा हो जाएगा, मास जो होगा इस सिस्टम का आधा हो जाएगा, दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो इस सिस्टम का मास हो जाएगा 10 केजी, वॉल्यूम जो होगा इट इज 0.5 मीटर, इसका मास 10 केजी, इसका वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी बताइए कितना आएगी, अभी भी 20 आएगी, इसकी डेंसिटी अभी भी 20 आएगी। तो एक नोट डाल के लिख लेंगे, द रेशियो ऑफ extensive property, the ratio of two extensive property is becomes extensive property. The ratio of two extensive property is becomes intensive property. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्टिव होती है। अगर हमको यहां पर टोटल वॉल्यूम देखना है तो दिस प्लस दिस, यहां पर अगर हमको टोटल प्रेशर निकालना है तो इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर होगा क्या, नहीं, यहां पर इसका प्रेशर जो है, यहां पर प्रेशर सपोज इसका P है, तो यहां पर प्रेशर जो रहेगा वो भी P रहेगा, और यहां पर प्रेशर जो रहेगा वो भी P रहेगा। इसका टेम्परेचर सपोज T है, तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो भी T होगा, यहां का जो टेम्परेचर होगा वो भी T होगा। और जब वॉल्यूम की हम बात करें तो इसका वॉल्यूम V है, तो इसका वॉल्यूम V/2 हो जाएगा, इसका वॉल्यूम V/2। तो अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैं लिखूंगा, अगर टोटल वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात, तो इसको हम बोलेंगे कि जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टोटल मास निकालना है तो सेपरेटली जोड़ोगे आप M1 प्लस M2 प्लस M3, तो जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है दे ऑल आर एडिटिव। तो ये भी डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखेंगे, ऑल द extensive property, all the extensive property are additive in nature. एग्जाम्पल लिख लेंगे, वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, मास M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। एनर्जी भी हम देखते थे, जितनी एनर्जी होगी उन सबका सम होगी, ठीक। और वहीं पे अगर हम बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो यहां पर इस कंटेनर का जो प्रेशर है P, तो ये P का मतलब
ये जो प्रेशर, ये किसका प्रेशर है? जो प्रेशर ये कहां से आया है? यहां पर भी मोलिक्यूल है, उनका रैंडम मोशन हो रहा है। रैंडम मोशन हो रहा है तो जो भी सरफेस आ रही है उनके सामने, मोलिक्यूल की आंख नहीं होती, तो जो भी सरफेस आ रही है उससे जाके वो क्या करें, टकरा रहे। तो एक्चुअल में प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? एवरेज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एवरेज नॉर्मल फोर्स जो रहता है पर यूनिट एरिया, इट विल कंसिडर एज प्रेशर। तो यहां पर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? ये एक एवरेज है। ये जो प्रेशर है इसको हमने क्या बोला है? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है मीन होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मीन होती है। तो यहां पर हर एक मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया प्रेशर, सपोज P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे। तो यहां पर अगर प्रेशर आपको निकालना है किसी सिस्टम का, तो वो प्रेशर जो होगा वो मीन प्रेशर हो। समझ में आ रहा है? तो एक और नोट डाल के लिखेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज द मीन ऑफ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज द मीन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मीन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी जो प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये मीन। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम किसको बोलेंगे? ये जितने भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होंगे सिस्टम के, इनको सबको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम बोलेंगे। टीम हमने इसको डिवाइड किया। अच्छा, स्टेट ऑफ द सिस्टम किसको बोलेंगे? पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रॉपर्टीज रहेगी उनको तो वही प्रॉपर्टी बोलेंगे ना, कि उनको स्टेट बोलेंगे उसकी? हाँ, स्टेट को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी। तो स्टेट क्या हो गई? उस सिस्टम की कंडीशन हो गई। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑफ द सिस्टम। क्या? ब्रेक तो खत्म हो गया ना? ब्रेक तो मशीन डिजाइन में पढ़ा था ना ब्रेक, तो एक बार और पढ़ना है। ब्रेक अच्छा लगा? बेटा थर्मोडायनेमिक्स में तो कोई ब्रेक आएगा ही नहीं मेरे हिसाब से। तो वैसे ही हॉट टॉपिक है, बिल्कुल गर्मी गर्मी चलती रहेगी इसमें। पूरे गर्मी गर्मी में आप थर्मोडायनेमिक्स चलेगा, आप सोच लीजिए कितनी गर्मी हो जाएगी। हाँ, तो उसमें भी तो देनी तो गर्मी पड़ेगी ना, निकलेगी तो वहां पे भी गर्मी, अगर ढंग से देखोगे तो। ऐसी चल जाएगा, ठीक है, चलवा देंगे। चलिए, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम। अभी कितना टाइम हुआ? 5:30 हुआ। 7 बज गई है। चलिए, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए।